वेलकम गाइस, कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और रेलवे एसआईसी जैसे एग्ज़ाम्स में इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन का होगा। इस बार हमने अपने इमेज बेस्ड को वेरी इम्प्रूव कर लिया है ताकि 2020 का जो एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम है उसे हम 100% क्रैक कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सवाल यह बनता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्योंकि नाम में ही है माइक्रो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन एक बार रेलवे में क्वेश्चन आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, असेल्यूलर, ऑल ऑफ अबाउ। यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक सिंगल सेल होती है तो उन्हें हम बोल देते हैं यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस, उनमें बहुत सारी सेल्स या मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग बोल देते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह अपनी एक्चुअल फॉर्म में जब होते हैं तब उनमें कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्प्लीफाइड करते हैं जिसका नाम है वायरस। वायरस जो अपनी नॉर्मल अवस्था में किसी भी सेल की फॉर्म में नहीं होता। वायरस को अपनी एक्टिव फेज में आने के लिए होस्ट की सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह यूनिसेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और असेल्यूलर होते हैं। सवाल यह बनेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करने वाले हैं उनमें यह प्रश्न आएगा कि इस दुनिया में कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। 1, 2, 3 या 4, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम सुना होगा जिसे हम बोलेंगे बैक्टीरिया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने और नाम सुना होगा जिन्हें हम बोलेंगे फंजाई। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग बोलते हैं वायरस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो इस दुनिया में टोटल 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें पहले का नाम है बैक्टीरिया, दूसरे का नाम है फंजाई, तीसरे का नाम है फंगी या फंजाई, तीसरे का नाम है वायरस और फोर्थ का नेम है यहाँ पर पैरासाइट। तो 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग तरह की कोशिकीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसी में एक कोशिका, किसी में बहुत सारी कोशिका, और कुछ जो होते हैं वो कोशिका विहीन होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और असेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट। इन सब की स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी। फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे वायरोलॉजी। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइकोलॉजी। यहाँ पर फंगस की जो स्टडी है उसे हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। कई बार अगर हम वायरस की स्टडी करें तो वायरस की स्टडी को हम लोग बोल देते हैं वायरोलॉजी। What is microbiology? Microbiology is the study of bacteria, virus,
पैरासाइट एंड फंजाई, इन सब की स्टडी को जो है हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी से हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस इस प्रकार होते हैं, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हु इज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। यानी कि अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों का नाम हमें पता होना चाहिए जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी के माइलस्टोन से रिलेटेड है। अब जिस टॉपिक पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक से नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लुइस पास्चर, लुइस पास्चर को हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप अपने पास एक नोटबुक रख लें, उसमें जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें हैंड टू हैंड आप लिखते भी जाए। हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर। समटाइम एक और क्वेश्चन आता है, हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जिन्हें हम कहते हैं उनका नाम है रॉबर्ट कोच, क्योंकि इस दुनिया में 1990s के टाइम जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली महामारी थी वह थी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया, एक महान बैक्टीरिया, बड़े बैक्टीरिया के बारे में बताया, ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज करने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताया। इसीलिए रॉबर्ट कोच को हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की संज्ञा भी देते हैं। अनदर क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, हु इज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का फादर कौन है? अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे व्हाट इज कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी अगर हम लोग जानते हैं कि केमिकल्स का यूज करके सेल को किल करना कीमोथेरेपी कहलाता है। केमिकल्स का यूज करके सेल्स को किल करना कीमोथेरेपी कहलाता है। तो कीमोथेरेपी का फादर कौन है? एक्चुअल में हुआ क्या, इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ती जा रही थी, ऐसे में उन इन्फेक्शियस डिजीजेस के एजेंट्स को किल करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स का इन्वेंशन करना पड़ा, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उस थेरेपी को बोला कीमोथेरेपी। केमिकल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना ताकि उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, ह्यूमन की लाइफ को बेटर करने में उनका इफेक्ट हो। तो हु इज फादर ऑफ कीमोथेरेपी? तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी जो थे उन्हें हम बोलते हैं पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक को हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ कीमोथेरेपी। अब यहां पर एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है? हु इज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? तो अगर हम लोग बात करें कि कीमोथेरेपी और एंटीसेप्टिक सर्जरी दोनों में क्या डिफरेंस आया, तो कीमोथेरेपी में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं तो वो किसी हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। लेकिन जब हम एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी पर, किसी लाइव मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पाए जाने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स को, पाए जाने वाले इन्फेक्शियस एजेंट को किल करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक जो होते हैं, तो ऐसे में किस साइंटिस्ट ने एंटीसेप्टिक्स को इन्वेंट किया? तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, यहां पर अगर हमें पढ़ना हो तो आप लोगों को आंसर लगाना है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एक बार रेलवे के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया कि जोसेफ लिस्टर ने
सबसे पहले किस एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट को इन्वेंट किया? तो जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने वाले एक केमिकल जिसे हम लोग बोलेंगे कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का इन्वेंशन किया। यह कार्बोलिक एसिड हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर पाए जाने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इस प्रकार उस समय यह देखा गया कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होने वाले डिजीजेस का काउंट कम हुआ, केसेस का काउंट कम हुआ। तो कार्बोलिक एसिड का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जोसेफ लिस्टर ने, इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। कई बार यह भी प्रश्न आता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसे कहते हैं हम लोग? पॉल अर्लिक को। तो पॉल अर्लिक ने ऐसा कौन सा इन्वेंशन किया है जिसकी वजह से इन्हें हम कीमोथेरेपी का फादर कहते हैं? तो पॉल अर्लिक जो थे इन्होंने क्या किया, एक सिफिलिस नाम के डिसऑर्डर को तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोगों में सिफिलिस नाम का डिसऑर्डर हो रहा था कुछ कारणों की वजह से। अब उन कारणों को खत्म करने के लिए हमें खत्म करना था उसके इन्फेक्शियस एजेंट को। तो उस समय क्या किया गया कि जो हमारे पॉल अर्लिक थे, पॉल अर्लिक ने एक मेडिसिन को डिस्कवर किया, एक केमिकल को डिस्कवर किया जिसमें उन्होंने आर्सेनिक नाम के केमिकल को यूज़ किया। आर्सेनिक नाम के एटम से बने हुए केमिकल्स को यूज़ किया। उससे बने हुए केमिकल को इन्होंने कहा साल्वर्सन पार्टिकल, साल्वर्सन पार्टिकल। यह साल्वर्सन पार्टिकल जब सिफिलिस के वुंड पर डाला गया, सिफिलिस अफेक्टेड एरिया पर डाला गया, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होने लगा, सिफिलिस के वुंड ठीक होने लगे। और जब सिफिलिस के वुंड ठीक होने लगे तो इस आर्सेनिक या आर्सेनोफिनॉल के बने हुए कंपाउंड को नाम दिया गया मैजिक बुलेट्स। मैजिक बुलेट्स, व्हाट इज मैजिक बुलेट? मैजिक बुलेट किसे कहते हैं? मैजिक बुलेट क्या है? साल्वर्सन के पार्टिकल हैं, आर्सेनिक नाम के केमिकल कंपाउंड से बनाए गए हैं। और यह आर्सेनिक नाम के बने हुए कंपाउंड हमारे एक इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज सिफिलिस, सिफिलिस के कॉजेटिव एजेंट, यानी कि कौन है सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट? ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम को किल कर देते हैं। तो सिफिलिस को कोज करने वाले एजेंट को इस केमिकल कंपाउंड ने किल कर दिया, इसकी वजह से उसे हम लोगों ने मैजिक बुलेट नाम दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी से कॉमन आने वाले ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को ही माइक्रोबायोलॉजी का फादर क्यों बोला? क्योंकि लुईस पास्चर ने अपना रेबीज के टीके बनाने में, उससे पहले बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर, इसके अलावा पास्चुराइजेशन में ऐसी टेक्निक्स को इन्वेंट किया जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की वो स्टडी कर दी जिसे हम ह्यूमन की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ह्यूमन को इन्फेक्शियस होने से बचा सकते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा लुईस पास्चर का। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला लुईस पास्चर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला रॉबर्ट कोच, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के बारे में बताया, इसीलिए इसको हम लोगों ने बोला फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है एक बैक्टीरिया। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, केमिकल एजेंट से इन्फेक्शियस एजेंट को किल करना इनएनिमेट सब्जेक्ट पर, इनएनिमेट सरफेस पर, नाम देंगे उसे हम लोग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, इसके फादर को नाम दिया पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक ने सबसे पहले जिस केमिकल कंपाउंड को डिस्कवर किया उसका नाम था कार्बोलिक एसिड, यानी कि डिस्कवर करने का मतलब एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ एंटीसेप्टिक। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा कार्बोलिक एसिड को। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी।
अब यहाँ पर सॉरी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल अर्लिक ने बताया आर्सेनिक के बारे में, साल्वर्सन पार्टिकल के बारे में, सिफिलिस के ट्रीटमेंट के बारे में। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी तो एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड को डिस्कवर किया सबसे पहले हमारे जोसेफ लिस्टर ने, और इस वजह से हम लोगों ने इन्हें बोला फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। 4 साइंटिस्ट हैं, 4 फादर हैं, चारों फादर के नाम यहां सामने लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को स्टडी करने हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह तो हो गए हमारे फादर्स। अब माइक्रोबायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका इन्वेंशन किसने किया? सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका इन्वेंशन किसने किया? ऑटोक्लेव, इसका इन्वेंशन किसने किया? सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो हमने 4 पापा पढ़ लिए, फादर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब माइक्रोबायोलॉजी की हम 4 चाचाओं की बात करते हैं कि चाचा कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले चाचा जिनका क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस बार पटना एम्स में पूछा गया कि किस साइंटिस्ट ने ऑटोक्लेव को डिस्कवर किया? ऑटोक्लेव एक प्रकार का चैम्बर, जिस चैम्बर के अंदर स्टीम क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी, प्रेशर क्रिएट होगा। स्टीम, हीट, प्रेशर, इन सब के कॉम्बिनेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाएगा। इस चैम्बर को, इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स चैम्बरडन ने खोज की ऑटोक्लेव की। हम लोगों ने फादर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चाचा, माइक्रोबायोलॉजी के 4 चाचा। अब देखो, पहले चाचा ऑटोक्लेव वाले चाचा क्या लाएंगे? खिलौना लेकर के आएंगे। ऑटोक्लेव नाम का खिलौना लाने वाले चाचा को क्या नाम दिया हम लोगों ने? चार्ल्स चैम्बरडन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ऐसे एक चाचा का नाम बताओ जिस चाचा ने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन का जो श्रेय है वह जाएगा हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। देखो भाई, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में हमें इन्फेक्शियस एजेंट को पढ़ना है। इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। अब अगर हमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है, इन्फेक्शियस डिजीजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इन्फेक्शियस एजेंट को देखना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना पड़ेगा। देखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को बोलेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, लेकिन कौन सी माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब क्वेश्चन कई बार यह आ जाएगा, उन चाचा का नाम बताओ जो कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के आए। इन्होंने तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले पार्टिकल्स, अंदर वाले ऑर्गेनिल्स को भी देख लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को भी 1000 गुना 10,000 गुना तक जूम कर दिया, लाखों गुना तक जूम करने की कैपेसिटी है। ऐसी माइक्रोस्कोप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन का श्रेय जाएगा नॉल एंड रस्का को। नॉल एंड रस्का, इन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। उसके बाद अगर हम हमारे नेक्स्ट चाचा जी की बात करें तो यह चाचा जी हमारे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड को डिस्कवर करते हुए पाए गए। उस कंपाउंड को हम लोगों ने नाम दिया वैक्सीन। वैक्सीन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? तो हम लोग जानते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के एजेंट को
किल करने के लिए एक वैक्सीन बनाई, तो स्मॉल पॉक्स के एजेंट को किल करने के लिए जो वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन बनाने का श्रेय जिस साइंटिस्ट को जाता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ड जेनर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबायोटिक बनाने का श्रेय किस साइंटिस्ट को जाता है? एंटीबायोटिक बनाने का श्रेय जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया एंटीबायोटिक के बारे में। सवाल यह बनता है, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? देखो भाई, सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या एंटीबायोटिक डिसइंफेक्टेंट होते हैं क्या? क्या एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होते हैं क्या? क्या एंटीबायोटिक कोई आर्टिफिशियल केमिकल है क्या? या फिर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है क्या? या फिर कोई एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट जो कि अनादर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए एंटीबायोटिक क्या होती है, क्या कोई एंटीबायोटिक डिसइंफेक्टेंट होती है क्या? अब ध्यान से समझना, एंटीबायोटिक जो होती है उसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह हमारे शरीर में जाने के बाद, लिविंग सिस्टम में जाने के बाद ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। कोई भी एंटीबायोटिक डिसइंफेक्टेंट नहीं होती। क्या कोई एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होती है क्या? एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक हो सकती है। ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं जिनका यूज़ हम स्किन के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में करते हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक हमारे लिविंग सरफेस पर, म्यूकोसा पर, स्किन पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, तो वह एंटीसेप्टिक हो सकती है। क्या कोई एंटीबायोटिक एक आर्टिफिशियल केमिकल है क्या? तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वह केमिकल नहीं होते। जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं वह ऑर्गेनिक, डीएसएसबी का क्वेश्चन है या डीएसएसबी 2002 उस समय पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक क्या होती है। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बैक्टीरिया ओनली से मिलते हैं क्या? नहीं, यह एंटीबायोटिक के जो कंपाउंड हैं यह हमें कुछ पैरासाइट से भी मिल सकते हैं, मेनली फंगस से मिलते हैं, मेनली बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक? ध्यान से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक भैया लेब में बनाया गया कोई केमिकल नहीं है, दो केमिकल को बना करके बनाया गया कोई रिएक्टिव मटेरियल नहीं है। एंटीबायोटिक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज किया गया खुद का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउटर सरफेस में जाकर के केमिकल को रिलीज करेगा, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करेगा, और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी अनादर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, किसी अनादर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, तो इसे हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन का नाम तो सबने सुना होगा, बेंजाथिन पेनिसिलिन यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन। तो जो बेंजाथिली पेनिसिलिन जो है ये नेचुरल पेनिसिलिन मिलती फंगस है लेकिन किल करती है बैक्टीरिया को। एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन नाम सुना होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ऐसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए देनी पड़ेगी एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी।
ऐसी नेचुरल पेनिसिलिन का नाम है पेनिसिलिन जी। अब ध्यान से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड secreted by a microorganism which can kill another microorganism। अब यहां पर देखो क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। चार पापा पढ़ लिए, चार पापा पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे चार चाचा। चार चाचा में पहला चाचा ऑटोक्लेव वाला चाचा, नाम बता दो यार ऑटोक्लेव वाले चाचा का नाम बोलो। चार्ल्स चैम्बरडन, ऑटोक्लेव वाला चाचा। सेकंड चाचा सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन सी चाचा लेकर के आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे बैठे थे, मक्खी मारने की कोशिश कर रहे थे। एक कांच का टुकड़ा, चश्मे की दुकान लगाते थे जनाब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इनके लेंस के सामने कोई मक्खी आई, दो लेंस पड़े हुए थे, मक्खी बड़ी दिखने लगी। इन्हें लगा यार मक्खी बड़ी कैसे दिख रही है, चमत्कार कैसे हो गया। बस चमत्कार को नमस्कार किया और माइक्रोस्कोप बना डाली। तो माइक्रोस्कोप यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक सिंपल माइक्रोस्कोप लेकर के आए। अब हमारा यहाँ पर नोल और रस्का ने बोला भैया सिंपल माइक्रोस्कोप से बड़े बड़े काम पॉसिबल नहीं है, बैक्टीरियाज की वायरस की पोटेंसी बढ़ती जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत वास्ट होता जा रहा है। ऐसे में जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया नोल एंड रस्का ने। नाम बोल देना साथ में, एक बार याद हो जाएगा। वैक्सीन, वैक्सीन सबको याद है, कौन लेकर के आया? एडवर्ड जेनर। एंटीबायोटिक सबसे पहले कौन लेकर के आया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन मत भूलना यार, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन में क्या कि यह डिसइंफेक्टेंट नहीं हो सकता। हर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक हो सकती है, आर्टिफिशियल लेब में बनाया गया केमिकल नहीं होता, ओनली बैक्टीरिया से नहीं मिलता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यह किल कर देता है। अब यहाँ पर इसके बाद हमें स्टडी करने हैं और भी चाचा के बारे में। तो यहाँ पर हमने 5 चाचा पढ़ लिए, एक लास्ट चाचा जिनके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो वो भी सही रहेगा। यहाँ पर चाचा नंबर 6 आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक। अब देखो यार क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, लेकिन यार माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख लेंगे? दे आर कलरलेस ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, यानी कि सनलाइट से आने वाले फोटो स्पेक्ट्रम को तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं करते, क्योंकि इनका साइज ही इतना बड़ा नहीं होता कि ये किसी आने वाले फोटो स्पेक्ट्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, जिसकी वजह से कलर का रिफ्लेक्शन हो और हमारी आइज उस कलर को कैच कर पाए। ऐसे में इन्हें देखने के लिए हमें इनके अंदर कलर डालना पड़ेगा। आर्टिफिशियल कलर को जब हम इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देगा। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइलस्टोन इन्वेंशन हुई स्टेनिंग, और स्टेनिंग करने के लिए जो श्रेय जाता है हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट को जाता है, और उन साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर, आप लोगों ने स्टेनिंग टेक्निक का नाम भी सुना होगा, ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेनिंग जो है उसका डिस्कवरी करने का जो यहाँ पर श्रेय मिलता है वो मिलता है हमारे क्रिश्चियन ग्राम को। तो यहाँ पर 4 चाचा के बाद 6 चाचा आप लोग याद रख लीजिए, ऑटोक्लेव, चार्ल्स चैम्बरडन, सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल एंड रस्का, वैक्सीन एडवर्ड जेनर, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड स्टेनिंग टेक्निक के इन्वेंशन का खोज जाएगा, श्रेय जाएगा ग्राम स्टेनिंग करने वाले चाचा, ग्राम स्टेनिंग करने वाले चाचा क्रिश्चियन ग्राम को। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पॉइंट्स को हम रिवाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं हैंड टू हैंड। 6 हमारे हो गए हैं चाचा। अब इन 6 चाचा के बाद क्यों ना हम 2 और चाचा से मिल लें जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। 7वें नंबर के चाचा जो कि हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, उन चाचा का नाम आप लोग जानते हैं, उनका नाम है सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस बहुत ही अच्छे चाचा थे, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेंशन करने का श्रेय जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने एक डिसऑर्डर के स्टडी की जिसे हम लोग बोलेंगे मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वह किसी मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ है। मॉस्किटो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, ह्यूमन से फिर उसके पार्टिकल्स उसके स्पोरोजोइट मॉस्किटो में जाएंगे, फिर मॉस्किटो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर साइकिल चलता है। इस चलने वाले साइकिल की स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की उनका नाम था सर रोनाल्ड रोस। 8वें नंबर पे जिन चाचा का नाम लेना हमें चाहिए उन चाचा का नाम है कैरीपीमुलस। कैरीपीमुलस
बी मुलस। इन चाचा जी ने क्या किया, बड़े अच्छे चाचा हैं ये हमारे, इन चाचा ने हम लोगों को बताया कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे तो जब तक उसके जेनेटिक मटेरियल की आप लोगों ने स्टडी नहीं की तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्पेशलिटी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स डीएनए पर जाकर के काम करेगी, आरएनए पर जाकर के काम करेगी, डीएनए का लाइसिस करेगी, आरएनए का लाइसिस करेगी। अरे डीएनए को तोड़ना है, आरएनए को तोड़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए का स्पेशल फंक्शनल पार्ट कौन सा है, नॉन फंक्शनल पार्ट कौन सा है। डीएनए का जीन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो जीन का है जहां पर हमारी एंटीबायोटिक अपना एक्शन कर पाए। ऐसे में कैरी बी मुलस ने हमें बताया पीसीआर के बारे में। ध्यान से समझना, पीसीआर क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फेमस टेक्नोलॉजी है, सभी लोग जानते हैं, पॉलीमरेज रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी तक जितनी हमने बातचीत की उस बातचीत से एक चीज तो समझ में आया होगा कि यार ये कहीं ना कहीं डीएनए से संबंधित है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा डीएनए है, अगर उस डीएनए को हमें, मान लीजिए हमें एक बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करनी है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करनी है। अब बैक्टीरिया तो वैसे भी नेकेड आई से नहीं दिखता, तो इसके जेनेटिक मटेरियल को तो देख पाना भी मुश्किल है। ऐसे में हम इस बैक्टीरिया से इसके जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे। जेनेटिक मटेरियल को निकालने के बाद इस जेनेटिक मटेरियल की हम लोग कर देंगे जेरोक्स। सिंपल वर्ड में इस जेनेटिक मटेरियल से हम लोग क्या करेंगे, एक डीएनए से अनेक सेम टू सेम डीएनए बना लेंगे। सेम टू सेम डीएनए बनाने की इस टेक्निक को नाम देंगे पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उन्हें हम लोग बोलते हैं कैरी बी मुलस, कैरी बी मुलस उन्हें हम लोग बोलते हैं। 8 चाचाओं के बारे में याद रखना है। एंटीबायोटिक वाले चाचा को हमेशा याद रखना है, वैक्सीन वाले चाचा को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले चाचा को याद रखना है, ऑटोक्लेव वाले चाचा को याद रखना है, और यहाँ पर मलेरिया साइकिल वाले चाचा को भी जरूर याद रखना है। 8 चाचा हो गए हैं टोटल, 4 चाचा पढ़ाने वाला था, 8 पढ़ लिए हम लोगों ने चाचा। अब इस चाचालॉजी, चाचा की स्टडी को हम लोग बोलते हैं यहां पर चाचालॉजी। अब इन सब को पढ़ने के बाद हम लोग एक मेन कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। उस मेन कंटेंट में हमें यह देखना है कि माइक्रोबायोलॉजी के इन इन्वेंशन से कौन कौन से क्वेश्चन और हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ध्यान से देखिए, बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसे कहा हम लोगों ने? बैक्टीरियोलॉजी का फादर हम लोगों ने कहा रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच को कहा, तो यहां पर कोच ने किसके ऊपर स्टडी की थी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पर। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को हम बोलते हैं कोच बेसिलाई। तो माइक्रोबायोलॉजी का अभी तक हम लोगों ने, सबसे पहले ध्यान से देखना हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन कौन से होंगे? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंजाई, जो कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं और असेल्युलर भी हो सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा माइलस्टोन, कि माइक्रोबायोलॉजी से कौन कौन से माइलस्टोन हैं जिन्हें हम लोगों को याद रखना चाहिए। ऐसे में हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने 4 फादर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 8 हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन से, माइक्रोबायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पहला क्वेश्चन होगा कोच बेसिलाई। कौन से बैक्टीरिया को हम कोच बेसिलाई बोलते हैं? माइको
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को हम बोलते हैं कोच बेसिलाई। उसके बाद हम लोगों को एक और बेसिलाई को याद रखना है, हैंसन बेसिलाई। हैंसन बेसिलाई यानी कि एक और बैक्टीरिया जो कि जनरल इंट्रोडक्शन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जो कि हमें लेप्रोसी करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे हैंसन बेसिलाई। ध्यान से देखना, इस क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है वो 100% एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले समय में रेलवे, ESIC, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, हर बार इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हैंसन बेसिलाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हैंसन बेसिलाई। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लॉयफ्लर बेसिलाई। लॉयफ्लर बेसिलाई हम किस बैक्टीरिया को बोलते हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा डिफ्थीरिया करने वाले एक एजेंट के बारे में, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया को हम लोग कई बार बोलते हैं लॉयफ्लर बेसिलाई। तो जनरल इंट्रोडक्शन से हमें याद रखना है, कोच बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को बोलते हैं, हैंसन बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री को बोलते हैं, लॉयफ्लर बेसिलाई कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर इस जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा हम 2-3 क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक माइलस्टोन्स पढ़े हैं। अब इन माइलस्टोन के बाद मैं आपको ऐसे 3 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो कि जनरल इंट्रोडक्शन से हर एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड का नाम सुना होगा, प्रोबायोटिक। जिन लोगों ने 2019 में रेलवे का एग्जाम दिया होगा उन्हें मालूम है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्रोबायोटिक। दूसरा, हम लोगों को एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है जिसे हम लोग बोलेंगे प्रीबायोटिक। और नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे जंपिंग जीन। ये 3 टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे पहले, व्हाट इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा फ्लोरा के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कॉमन सेल्स के बारे में। व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज कॉमन सेल्स? यानी कि ह्यूमन की बॉडी में और ह्यूमन की बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, जबकि यह बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला जीवाणु हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट बनाने में मदद करता है। उस प्रकार के बैक्टीरिया को हम फ्लोरा भी बोलते हैं और कॉमन सेल्स भी बोलते हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म विशेष रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मानव शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल
बेनिफिशियल होते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक। व्हाट इज प्रोबायोटिक? दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई का नाम सुना है ना? लैक्टोबैसिलाई इज प्रोबायोटिक। तो व्हाट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, एक टैबलेट का नाम सुना होगा बिफिलेक, बिकासुल्स। क्या होता है बिफिलेक में और बिकासुल्स में? इनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर के ऐसे बैक्टीरियाज को रिलीज करते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे लिए वाइटामिन का सिंथेसिस करते हैं, अनदर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस को ग्रो करने में, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस को ग्रो करने में डिस्ट्रक्शन या फिर हम लोग बोले एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्लीन हो जाते हैं, उनकी किलिंग हो जाती है और इस प्रकार से ये हमारी हेल्प कर देते हैं। तो प्रोबायोटिक क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरियाज, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब दूसरा सवाल, प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक रेलवे में क्वेश्चन आया था, प्रोबायोटिक का ऑप्शन में था प्रीबायोटिक। बच्चे कंफ्यूज हुए, नाम है प्रीबायोटिक, यानी कि यार एंटीबायोटिक से रिलेटेड है प्रीबायोटिक, जबकि पेपर में सिंपल सा प्रश्न क्या पूछा गया था? ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? प्रोबायोटिक। तो फिर प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक वह मटीरियल, वह कंपाउंड, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ में, बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करेगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करने वाले कंपाउंड को बोलेंगे प्रीबायोटिक। नाम तो सुना होगा, आप और हम फाइबर डाइट लेते हैं, आप और हम जिंजर लेते हैं, आप और हम गार्लिक का यूज करते हैं, इनमें पाए जाने वाले कंपाउंड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट को बढ़ा देते हैं। तो व्हाट इज प्रीबायोटिक? प्रीबायोटिक इज फूड ऑफ बैक्टीरिया या फूड ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो व्हाट इज प्रोबायोटिक? बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक, बैक्टीरिया खुद क्या है? प्रोबायोटिक। लेकिन उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने वाले फूड मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीबायोटिक। नेक्स्ट हमें समझना है जंपिंग जीन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी के जर्नल इंट्रोडक्शन से हमेशा यह क्वेश्चन आता है कि जंपिंग जीन क्या होते हैं। देखिए, अभी मान लीजिए एक महामारी, पैंडेमिक जो चल रही है, कोरोना के लिए हम वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि वो म्यूटेशन कर रहा है, उसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं। हम एक स्ट्रेन को क्रिएट करके अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट कर दें तो दूसरा स्ट्रेन उसी वायरस का हमारी बॉडी में फिर से आ जाएगा और हमें फिर से डिसऑर्डर हो जाएगा। यही तो हो रहा है ना अभी। अब इस कोरोना वायरस के अंदर ऐसा क्या है कि वह अपने स्ट्रेन्स को चेंज कर लेता है? एक्चुअल में उसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उस चीज़ को हम नाम देंगे जंपिंग जीन्स। यस, मे भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? जंपिंग जीन्स। व्हाट इज जंपिंग जीन? बार बार क्वेश्चन आया हुआ है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सन 2000 के बाद से लेकर के आज तक ये क्वेश्चन 16-17 बार पूछा जा चुका है। जंपिंग जीन क्या होते हैं? डीएसएसबी में, रेलवे में, ईएसआई में बार बार, एमएससी एंट्रेंस, आरयूएचएस एमएससी एंट्रेंस दिल्ली में बार बार पूछा जाता है जंपिंग जीन क्या होते हैं। जंपिंग जीन्स जो होते हैं, सबसे पहले अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जंपिंग जीन को हम क्लिनिकली बोलते हैं ट्रांसपोजोन। यह क्वेश्चन हमारे आया हुआ है। व्हाट इज ट्रांसपोजोन? ट्रांसपोजिशन पोजोन इज जंपिंग जीन। क्या होते हैं जंपिंग जीन? यानी कि ये मान लीजिए एक डीएनए है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए? द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जीन। अब यहां पर कुछ कुछ बैक्टीरिया के डीएनए में पाए जाने वाले जीन, जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? जीन इज स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल, जीन इज स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल नोटेबल सीक्वेंस ऑफ एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। तो यहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा था एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यानी कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का वह सीक्वेंस जो स्पेसिफिक हो, जो रिकॉग्नाइज हो, जो एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करे,
उस फंक्शन परफॉर्म करने वाले विशेष प्रकार के सीक्वेंस को, उस फंक्शन परफॉर्म करने वाले विशेष प्रकार की कोडिंग को हम लोग बोलते हैं जीन। तो यह कोडिंग डीएनए के विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर जब हम उन्हें किल करने की कोशिश करते हैं किसी एंटीबायोटिक के थ्रू, किसी केमिकल के थ्रू, तो यह जीन अपना स्थान डीएनए के हेलिक्स में बदल लेते हैं। सिंपली मैं बात करूं, मान लीजिए किसी डीएनए में 3 हेलिक्स है, 3 कुंडली है, मतलब डीएनए की कुंडली नंबर 1, कुंडली नंबर 2, कुंडली नंबर 3। मान लीजिए कोई विशेष प्रकार का जीन है जो कि डीएनए में हेलिक्स नंबर 2 में पाया जाता है, तो यह जीन कई बार अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और यह अपनी पोजीशन हेलिक्स नंबर 1 में शो कर देता है। ह्यूमन के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरियाज एंड वायरस के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है। तो बैक्टीरिया में पाई जाने वाली, वायरस में पाई जाने वाली वह कैपेसिटी जिसमें वह अपने जीन्स को चेंज कर दे, उस ऐसे जीन्स को जो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करते रहते हैं, बोलते हैं ट्रांसपोजोन। उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन को सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहा जाएगा जंपिंग जीन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बेसिलाई पढ़ ली, हेंसन बेसिलाई, कोच बेसिलाई, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखी, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। व्हाट इज प्रोबायोटिक? बेनिफिशियल बैक्टीरिया। व्हाट इज प्रीबायोटिक? बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए फूड। एंड व्हाट इज जंपिंग जीन? ट्रांसपोजोन। आज की क्लास में इतना ही, फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।